जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जाट और सतनामीज के बारे में। ठीक है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर से आप लोग देख रहे होंगे, हम जो है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स टॉपिक कवर कर रहे हैं। भारत के अंदर अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो राजाज हैं, वो कैसे बने, कैसे उन्होंने राजपाट किया, कौन कौन से राजा बैठे हैं। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जाट और सतनामी के बारे में। ठीक है। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। ठीक है। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है। तो चलिए, अपना जो आज का लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। ये आपने देखा होगा काफी लेक्चर से, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स। राइट। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, हैदराबाद पढ़ चुके हैं, अवध हो चुका है, बंगाल हो चुका है। राइट। सिख हम पढ़ चुके हैं, मराठा भी पढ़ चुके हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जाट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जाटों की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जाटों के अंदर बेसिकली हम चार जो मेन इनके जो राजा हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है। हालांकि इनका मेन जो उद्देश्य था, उनकी मेन का जो व्यवसाय था, वो क्या था? ये कृषि थे और पशुचारक थे। मेन तो इनका यही जो है ना वो था, पेशा था। ठीक है। लेकिन इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया मुगलों के साथ, इनके क्या क्या पंगे रहे, ठीक है, खासकर औरंगजेब के साथ, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, जाटों के अंदर जो है, जब जाट हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली चार जो राजा हैं वो गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है। मेनली आपको चार ही पढ़ने होते हैं। एक तो है चूड़ामन जी। ठीक है, चूड़ामन 1690 से 1721। एक है बदन सिंह 1721 से 1755। एक है राजा सूरजमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी जाट हिस्ट्री की बात आती है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरजमल जी 1755 से 1763। जवाहर सिंह 1763 से 1768। ठीक है बच्चों। तो इन चारों के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, जाटों की बात करें तो उनका, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि कृषि करते थे। और वो क्या थे? पोस्टल कम्युनिटी से थे, यानी कि वो क्या थे? पशुचारक थे। ठीक है। एक तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, किस एरिया में इनका होल्ड था? भारत का किस क्षेत्र था जहां पर इनका होल्ड था, जहां पर इन्होंने कह सकते होल्ड बना के रखा हुआ था? वो था दिल्ली मथुरा वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली मथुरा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने अपना होल्ड बनाकर रखा हुआ था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मतलब टाइम टू टाइम जब भी जरूरत हुई, इन्होंने किनके खिलाफ विद्रोह किए थे? तो मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए थे। ठीक है। अच्छा, 1669 1669 में तिलपत एक जगह है फरीदाबाद के पास। तिलपत का एक जमींदार था, ठीक है, जिसका नाम था गोकुल। क्या नाम था? गोकुल। और उसके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है। उसके बाद 1685 में, 1685 में सिंसिनी, सिंसिनी जगह है, भरतपुर के पास पड़ती है। वहां पर जो है राजाराम के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो ये दो सन बड़े इंपॉर्टेंट है, 1669 और 1685। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह थे जो किसने किए थे? गोकुल और राजाराम जी ने किए थे। ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जाटों ने बहुत सारे जो है रिवोल्ट जो है ऑर्गेनाइज करे थे, बहुत सारे आंदोलन किए। ठीक है। बहुत सारे विद्रोह किए। वैसे ही जो सबसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट विद्रोह कौन सा था? 1669 वाला, जो भी मैंने आपको बताया, गोकुल वाला। वो किसके टाइम पर था? तो वो जहांगीर के टाइम पे था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई, इतना जो है ना बड़ा विद्रोह हो चुका था कि जहांगीर को खुद आना पड़ा था इस विद्रोह को दबाने के लिए। इसलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1685 की बात करें, यहाँ पे जहांगीर नहीं, सॉरी, यहाँ पे औरंगजेब होगा। ठीक है, औरंगजेब के टाइम की बात थी। ठीक है। उसके बाद जाटों ने क्या किया? रिऑर्गेनाइज द रिवॉल्ट इन 1685। 1685 में एक और रिवोल्ट किया, बहुत ही पावरफुल जमींदार के अंडर। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ था? जो जाटों का जो इन्फ्लुएंस है वो दिल्ली के चारों ओर फैलने लग गया। ठीक है। यानी कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वहां पर इन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, किसी भी रीजन के थे, किसी भी रिलीजन के थे। ये तो है हल्का सा बैकग्राउंड जाट कम्युनिटी के बारे में। ठीक है। उन्होंने कैसे राजपाट किया, क्या किया। अब हम जानते हैं कि इनके जो शासक थे उन्होंने क्या क्या किया, कब कब गद्दी पर बैठे हैं और क्या क्या उनके नाम है। जैसे सबसे पहला नाम जो आता है वो चूड़ामन जी का आता है, और ये बैठे हैं 1690 से 1721 के बीच में। चूड़ामन जी जो है बहुत ही पावरफुल जमींदार थे, बहुत ही पावरफुल जमींदार थे, कहाँ के? सिनसिनी के।
और इन्होंने जो है भरतपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। भरतपुर जो कि राजस्थान में है। 1702 में इन्होंने क्या किया था, भरतपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चूड़ामन जी ने किसकी स्थापना की, भरतपुर साम्राज्य की। अच्छा, आगरा से 150 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ एक जगह है थून। क्या नाम है, थून। थून के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक जो है किला बनवाया था। तो याद रखिएगा, थून का किला जो है किसने बनवाया था, चूड़ामन जी ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने डायरेक्ट मुगलों को क्या किया, चैलेंज किया, उनके खिलाफ क्या करके, विद्रोह करके। तो बस स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है बेसिकली वही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है शासक, उनका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है, बदन सिंह। ये गद्दी पर बैठे हैं 1721 से 1755 के बीच में। ठीक है। और ये चूड़ामन जी के भतीजे थे। चूड़ामन जी के क्या थे, भतीजे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक बहुत ही पावरफुल अपनी आर्मी बनाई थी। इन्होंने बेसिकली 4 किले भी बनाए। 4 किले कहाँ कहाँ पर, डीग, कुम्हेर, वीर और भरतपुर। बदन सिंह ने 4 किले कहाँ कहाँ पे बनाए, डीग, कुम्हेर, वीर और भरतपुर के अंदर। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। हरियाणा जी के हिसाब से तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को क्या दी थी, राजा की उपाधि दी थी। और बाद में बदन सिंह ने खुद कौन सी उपाधि ली, महेंद्रा। कौन सी उपाधि ली, महेंद्रा की उपाधि ली। कब ली, 1752 में। क्लियर है। तो 2 उपाधियां हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदन सिंह के बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आते हैं, दैट इज राजा सूरजमल। 1755 से 1763। कार्यकाल भला ही छोटा हो, लेकिन इन्हीं के टाइम पर जो है जाट जो किंगडम था, जाटों का जो समुदाय था, ठीक है, जाटों का जो राजपाट था, वो सबसे टॉप पे चल रहा था। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि किसके काल में मुगल जो है अपने टॉप पे चल रहे थे, तो अकबर के टाइम पे, वैसे ही जाटों की बात करें तो राजा सूरजमल की बात आती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द जाट किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन, कि भाई अपनी चरम सीमा पर जो है जो है साम्राज्य वो पहुंच गया था। उसके बाद जाट जो राजा सूरजमल थे, 1755 में इन्होंने मराठाओं के साथ भी बहुत ही कह सकते हो भयंकर युद्ध लड़ा था। 1755 में मराठाओं के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे ही 1755 से 1763 के बीच में ही जाटों के साम्राज्य का विस्तार पता कहां से हो गया था, गंगा नदी से लेकर जो चंबल नदी है, गंगा नदी यानी कि यूपी वाले एरिया से लेकर मध्य प्रदेश तक का जो एरिया है, वहां पर इनका राजपाट हो गया था। हम और कह सकते हैं आगरा से दिल्ली तक भी इनका क्या हो गया था, एक्सपेंशन हो गया था। ठीक है, इधर आगरा आ गया, इधर दिल्ली आ गया, इस तरह से। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने क्या कर लिया था, जाट साम्राज्य को, जाट किंगडम को एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो है जाट किंगडम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, कि भाई ना सब कुछ ठीक चले, सब कुछ सही चले, स्थिर करने की कोशिश करी। ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मुगल साम्राज्य थे ना, जब जब मुगल वंश था, मुगल वंश की क्या थी, एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, एक रेवेन्यू सिस्टम था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि भू राजस्व प्रणाली थी। उसी चीज को इन्होंने क्या किया था, अपने जाट किंगडम में भी लागू कर दिया था, ताकि एक ना बैलेंस बना रहे। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा समझदार थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है प्लेटो ऑफ जाट। ठीक है, जाटों का प्लेटो। प्लेटो नाम आपने सुना होगा, एक फिलोसफर थे ग्रीक के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा प्लेटो के बारे में। तो वैसे ही जाटों का प्लेटो किसे कहा गया है, तो जाटों का प्लेटो कहा गया है राजा सूरजमल जी को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जवाहर सिंह। जवाहर सिंह कब से कब तक बैठे हैं, 1763 से 1768 के बीच में। ठीक है। और बेसिकली इनका गद्दी पर बैठने के लिए इनको अपने भाई के साथ जो है लड़ना पड़ा, जिसका नाम था निहार सिंह। निहार सिंह को हराकर ये जवाहर सिंह जो है गद्दी पर बैठे थे। और जवाहर सिंह की डेथ के बाद रतन सिंह, केशरी सिंह, रंजीत सिंह, रणधीर सिंह, ये सारे गद्दी पर बैठे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं इंपॉर्टेंट। और इन्होंने जितने भी शासक ये गद्दी पर बैठे, इन्होंने ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को अपना लिया था। यानी कि ये ब्रिटिशर्स के अंडर जो है राजपाट करने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे, कि जैसा ब्रिटिशर्स बोलेंगे हम वही करेंगे। राइट। तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब जो रूलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए, ये था जाटों के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सतनामी के बारे में। ठीक है। सतनामी, इनके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या है, सतनामी मूवमेंट जो थी, सतनामी जो विद्रोह था, ठीक है, वो बेसिकली मुगलों के खिलाफ था। और मुगलों के अंदर भी कौन से मुगल के खिलाफ था, औरंगजेब के खिलाफ था बेसिकली, सतनामी जो विद्रोह था।
ठीक है। सतनामी जो कह सकते हो अलग समुदाय, एक अलग संप्रदाय के लोग थे जिनको क्या कहते थे, साध कहते थे। क्या कहते थे, साध कहते थे। जो सतनामी जो संप्रदाय था, सतनामी संप्रदाय मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो बीरभान जी ने की थी। किसने की, बीरभान जी ने की थी। कब की थी, 1657 में। और कहां पर की थी, तो नारनौल हरियाणा में की थी। ठीक है। अच्छा, जो सतनामी है उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या बोलते हैं, पोथी। क्या बोलते हैं उनको, तो उनको बोलते हैं पोथी। ठीक है। अच्छा, हालांकि सतनामी जो संप्रदाय है, उनके संप्रदाय के जो लोग हैं ना, वो राम और कृष्ण में मानते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, है ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो राम और कृष्ण के बारे में उनके ग्रंथ हैं, बकायदा बकायदा उनको मानते हैं, लेकिन लेकिन वो क्या करते हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो कहते हैं, कई बार कईयों का ये भी मानना है कि जो रविदास संप्रदाय है ना, रविदास संप्रदाय, उसकी एक शाखा है सतनामी संप्रदाय की। ठीक है। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद जो सतनामी संप्रदाय के जो लोग हैं, वो ना एक भी भगवान एक ही है उसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए क्या है, मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक का मतलब होता है जो किसी एक ही भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोथिस्टिक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो है प्रभाव किस किस एरिया में रहा, तो जो नारनौल क्षेत्र है हरियाणा का, वहीं पर इनका प्रभाव रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्या करते थे, खुद को सतनाम कहते थे। सतनाम मतलब सत्य नाम। ठीक है। और जो कि क्या बोलते हैं, सतनामी यानी कि सच्चे नाम के रखवाले, भगवान के नाम के रखवाले, तो ये खुद को क्या बोलते थे, सतनाम बोलते थे। ठीक है। 1672 की बात करें तो 1672 में जो साधु थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ क्या किया था, जो है विद्रोह किया था। मुगलों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। लेकिन उस विद्रोह के अंदर जो है एक साधु मारा गया था। एक साथ क्या किया, एक साधु जो है वो मारा गया, किसके किसके हाथों से, मुगलों का एक सिपाही था उसके हाथों से। इसीलिए ये सब जो जो सतनामी थे, जो साधु थे, वो कहाँ की ओर बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन जो औरंगजेब था उसने ऑर्डर कर दिया, और जितने भी जो साधु थे उनको जो है क्या कर दिया, बुरी तरह मरवा दिया। तो हजारों की संख्या में उस टाइम पर साधु जो है वो मारे गए थे। ठीक है। यही है सिंपल सा सतनामी मूवमेंट। उसके बाद देखिए, हमने जाट पढ़ लिए, सतनामी पढ़ लिए। अब जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज रोहिल्लाज या बंगाश पठान। ठीक है। छोटा सा ही है बस, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रोहिल्लाज या बंगाश पठान है क्या चीज। ठीक है। तो बता दूं आपको, हम लोग लेटर मुगल्स में पढ़ चुके हैं मोहम्मद शाह और फारूक शेर। मोहम्मद शाह और फारूक शेर के टाइम पर ना एक अफगानी आया था जिसका नाम था मोहम्मद खान बंगाश। क्या नाम था, मोहम्मद खान बंगाश। इसने क्या किया था, फरुखाबाद वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था, जो कि अलीगढ़ और कानपुर के बीच में, वहां पर कब्जा कर लिया था। और वहां पर आपने कह सकते हो बंगाश भाइयों को स्थापित कर दिया कि भैया यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही एक बंदा था अली मोहम्मद खान। क्या नाम था, अली मोहम्मद खान। अब उस टाइम पर भारत के अंदर ना काफी पॉलिटिकल ट्रबुलेंस चल रही थी, है ना। साम्राज्य साम्राज्य आपस में काफी लड़ रहे थे। इसने उसका फायदा उठाया और इसने अपनी एक टेरिटरी बना ली, अपना एक क्षेत्र बना लिया, अपना एक एरिया पे कब्जा कर लिया जिसका नाम था रोहिलखंड। क्या नाम था, रोहिलखंड। और उस अपनी राजधानी क्या बना दी, बरेली। समझ रहे हो। तो फरुखाबाद में कौन था, मोहम्मद खान बंगाश। रोहिलखंड में कौन आ गया, अली मोहम्मद खान। राइट। अब ये जो एरिया थे ना, ये बेसिकली गंगा और कुमायूं की पहाड़ियों के बीच के एरिया थे, दोनों के दोनों। राइट। और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको क्या कहा गया, रोहिलाज या रोहिलाज, है ना, ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, रोहिलाज या रोहिलाज। ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अफगान के अंदर एक जनजाति है पश्तून। क्या नाम है, पश्तून। तो पश्तून ट्राइब से जो है ये क्या करते थे, संबंध रखते थे। ठीक है बच्चों। चलिए, छोटा सा हमारा टॉपिक था, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर के अंदर हमने जाट पढ़ लिए, राइट, हमने सतनामी पढ़ लिए, और साथ में हमने क्या देख लिया, बंगाश पठान या रोहिलास भी देख लिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सारा का सारा डाटा कहाँ का है, एनसीईआरटी का है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। और आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम। और आप हमें जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।